मेजर रीजन एंड कॉजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस, यानी कि जो भी एज अ थ्रेट हम लोग फेस कर रहे हैं उसके मेन कॉजेज क्या हैं, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, है ना, वो हो जाएगा ठीक, मैं बोल दूंगा, है ना। तो देखिए मैंने क्या कहा था कल कि अलग अलग टाइप्स के क्या है डिस्टरबेंस है, और हर जो थ्रेट का क्या है अपना अलग अलग क्या है रीजन है। और जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो किसी भी इंटरनल थ्रेट को क्या करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो इंटरनल थ्रेट किस कारण से पैदा हो रहा है कि नहीं। तो देयर आर वेरियस रीजन, और हर चीज के कारण आप देखोगे अलग अलग इंटरनल थ्रेट्स क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, जन्म ले रहे हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। फर्स्ट लिखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो देयर आर वेरियस रीजंस, और जो पहला रीजन है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। तो पहले लिखना, बस इतना ही लिखना, तीनों को मत लिखना क्योंकि इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। आप सबको पता है कि अगर पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी हैज इट्स ऑन इफेक्ट ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी। हम लोग कल बात कर रहे थे पॉवर्टी होगी, अगर इनइक्वलिटी होगा, लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट से वो हटेगा, है ना। अगर पॉवर्टी है, आपको अपना पेट तो भरना है, रोटी कपड़ा मकान तो जरूरत है, ये तीन बेसिक चीजें हैं, है कि नहीं। तो वो या तो कोई जॉब करके इसको पूरा करेगा, अगर उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी तो इसको क्या करेगा, वो क्राइम करेगा इजिली। और उसको मैनिपुलेट करना भी काफी इजी है कि चलो देखो तुमको जॉब नहीं मिल रहा, एक छोटा सा स्मगलिंग में हेल्प कर दो, तुमको दिन का इतना पैसा मिल जाएगा। तो आप देखोगे पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी अपने तरीके से क्या करता है, सोशल अनरेस्ट क्राइम वगैरह को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो एक लाइन लिखना, लिखो, लिखो, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी, WIDESPRED, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, कॉमा, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, कॉमा, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड अनइक्वल distribution of resources, and unequal distribution of resources, and unequal distribution of resources can create discontent। discontent का मतलब क्या होता है, discontent का मतलब क्या है ना, समाज में क्या फैलाएगा ये, हाँ, क्या चीज, मतलब कुछ पूछ रही हो या फिर डिसकॉन्टेंट का मीनिंग है ना। तो क्रिएट डिसकॉन्टेंट, असहमति इसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। वाइड स्प्रेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो क्या मैंने लिखवाया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैन क्रिएट डिसकॉन्टेंट एंड इनस्टेबिलिटी, डिसकॉन्टेंट एंड इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी potentially leading to instability, potentially leading to social unrest, potentially leading to social unrest and criminal activity, social unrest and criminal activity। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। तो साफ साफ कह रहा है कि अगर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होगी, अगर गरीबी ज्यादा होगी, फिर क्या कह रहा है,
कि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगा। आपके पास जॉब है तो आप सीधे सीधे जॉब कीजिएगा, 9 to 5 का जॉब करिएगा, इतना थका देगा आपको जॉब में कि घर पे आके आराम से सो जाइएगा, है ना। खाली दिमाग ही क्या होता है, शैतान का होता है। जब आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे। सीधी सी बात है, जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, है कि नहीं। प्राइवेट सेक्टर, जब भी देखो दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, क्राइम हमेशा क्या है, बढ़ने लगता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा। मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, आपकी जॉब चली जाए तो क्या होगा, लोन का पैसा तो आपको देना ही है, आपको अलग से प्रेशर आ रहा है कि हमको लोन का पैसा देना है, तो फिर आप क्या करोगे, वही स्मगलिंग वगैरह में उतरोगे, है ना, ऑनलाइन फ्रॉड करना शुरू करोगे, ताकि जो है आप अपने बेसिक नीड्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो साफ साफ है कि अगर पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी है, ठीक है, आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना, वो बढ़ रही है देश में, लेकिन किसकी बढ़ रही है, क्या एक मजदूर की सैलरी उस रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से आपका महंगाई बढ़ रहा है। हमको देखना पड़ेगा ना कि आपकी जो महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है, क्या उस रेट से जो है मजदूर की मजदूरी बढ़ रही है। आज भी, आज से 6 साल 5 साल पहले, 4 साल पहले भी एक मजदूर को एवरी दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती थी, 400 से 500 रुपए। आज भी लगभग उसी के रेट पर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अडानी अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी 4-5 सालों में जो प्रॉपर्टी वो दुगनी से तिगनी हो गई, है कि नहीं। कोविड के बाद तो और तेजी से बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसी का फायदा तो उठाते हैं। नक्सलिज्म क्या है, यही तो बताता है कि देखो तुम एक कमरे के घर में रह रहे हो, और एक हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका पूरा का 20 माले का क्या बना हुआ है, बिल्डिंग, एक में नहाता है, एक में वो कपड़े सुखाता है, एक में वो जिम करता है कि नहीं। तो वो देख रहा है ना कि इसी देश में जो है, जब देश आजाद हुआ तो सपना दिखाया गया कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस पर ध्यान देंगे। डीपीएसपी आप पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल 39 साफ साफ ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, कुछ हाथों में जो है देश के रिसोर्सेस ना चले जाएं। तो एक ही कंपनी देश के लिए क्या बना रही है, सेना के समान, और वही कंपनी आपको क्या दिखा दे रही है, मोबाइल फोन में डेटा। वही कंपनी आपके लिए कार भी बना ली है, वही कंपनी आपके लिए आपका जो है सब कुछ वही कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री का रिसोर्सेस कुछ कंपनियों के हाथों में क्या है, जा रहा है। और जब देश का रिसोर्सेस कुछ कंपनियों के हाथों में जाएगा तो देश की पॉलिसी को क्या करते हैं, फिर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनको चुनाव लड़ने के लिए सरकारी फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं। सरकारी फंडिंग होनी चाहिए। जैसे यूरोप में आप देखोगे बहुत सारे जो छोटे देश हैं, वहां पर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या होता है कि वहां की गवर्नमेंट वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती है। तो 10 रुपया सबको मिला, और उसी 10 रुपए से आपको क्या करना, अपना चुनाव का खर्च। तो क्या हुआ कि इसको ही बोलते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि सबके पास 10 रुपए हैं, सभी लोग उसको खर्च करेंगे, तो सबके पास इक्वल लेवल फील्ड है। इंडिया में क्या है, नेशनल पार्टियां हैं, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हैं, है कि नहीं। तो ये क्यों बोला गया, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर फंडिंग लेकर के क्या करती है, चुनाव लड़ती हैं, तो यही बड़ी बड़ी कंपनियां उनको क्या करती हैं, फंड। उनको जब फंडिंग करेंगी चुनाव में, और जो चुनाव जीत करके जब क्या बनाएंगी सरकारें, तो फिर यही कंपनी उनको याद दिलाएंगे कि मेरे फंड से तुमने क्या लड़ा है, चुनाव। अब चुनाव लड़ने के बाद जो तुम्हारा जीएसटी का रेट होगा, या फिर जो पॉलिसीज तुम बनाओगे, वो किसके फेवर में बनाओगे, हमारे फेवर में। गरीब का सोचोगे बाद में, पहले किसकी सोचोगे, हमारी कंपनी की। तो आप देखोगे बहुत बार आरोप लगता है ना सरकारों के ऊपर, कि सरकार की पॉलिसी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। अब ये सब चीज हर कोई देख रहा है, अगर कोई बेरोजगार युवा इन चीजों को देख रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसके लिए है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचा रही है, हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ अगर हो रहा है, तो आपका जो एक तरीके से क्या है, ट्रस्ट है गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज पर, वो खत्म होगा। फिर आप चुनाव के दिन घर में बैठोगे, बोलोगे कि क्यों वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार तो हमारे लिए पॉलिसी बनाती नहीं है। फिर देखो, ट्रस्ट जैसे ही कम हुआ, उसका असर सीधे सीधे इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ना शुरू होगा। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम, आतंकवाद, नक्सलिज्म, ये सब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सरकार आपके ध्यान में नहीं रखती, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, पुअर के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी अपने आप में एक क्या है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट का एक बहुत बड़ा रीजन है, सोशल अनरेस्ट का एक बहुत बड़ा क्या है, रीजन है।
ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट इज लिखो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या लिख रहे हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन क्राइम। क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी देश में, क्राइम उतना ही क्या होगा, कम होगा। यही बिहार था ना, आज से 15-20 साल पहले लोग बोलते जंगल राज है, जो भी था कथित जंगल राज है ना। तो जंगल राज का मतलब क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम थी। तो क्या होता था कि थोड़ा सा कोई बिजनेसमैन बड़ा हुआ तो उसके बच्चे को उठा लिया, क्योंकि आपके पास काम नहीं है, तो आपको पैसा चाहिए। तो क्या है, जो रिच पीपल है उसको आप क्या कीजिएगा, तंग कीजिएगा। थोड़ा बहुत पैसा आया तो उसके बच्चे को अगवा कर लिए, बोल रहे कि फिरौती दो, है कि नहीं, ये चीजें। तो बिहार में जब आप देखोगे कि गुंडागर्दी है, फिरौती है, अपहरण है, ये सब क्या है, खूब होता था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो कोई चाहता है क्या, किसी बच्चे से पूछोगे बड़े होकर क्या बनोगे, तो ये बोलता है क्या कि हम, है ना, शूटर बनेंगे या दाऊद इब्राहिम बनना है हमको, है उसका रोल मॉडल तो वो नहीं है ना। वो बोलेगा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बिहार में लोग बोलेंगे सरकारी जॉब करना है कि नहीं, ये चीजें। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जिस भी स्टेट में ज्यादा, आप मिला के देख लो, अभी भी हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, हिंदी पट्टी मतलब क्या, नॉर्दर्न बेल्ट जो है, उसमें भी कौन, हमारा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर आप देखोगे थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, कम है। राजस्थान, ये राजस्थान या फिर क्या आपका हरियाणा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वहां पर आप देखोगे क्राइम रेट क्या है, ज्यादा। साउथ में चले जाओगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लोग अपने में बिजी हैं, अपने लाइफ को सुधारने बिजी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में बिजी है। वहां पर आप देखोगे क्राइम का रेट क्या है, कम है। ठीक है ना, ओवरऑल रेट की बात हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि कहीं पर डेवलपमेंट ज्यादा हो गया तो क्राइम खत्म हो गया। क्राइम तो है, वो तो मेंटेलिटी भी तो है ना, है कि नहीं। आप कितना भी पैसा वाला बन जाए, अगर आपकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है तो आप थोड़ा बहुत तो क्राइम करोगे ही, छोटा मोटा, है कि नहीं, घूस लोगे, ये चीजें। तो क्राइम पूरा जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या बात करें, ओवरऑल क्राइम जहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है, वहां पर कम देखने को मिलता है। तो एक लाइन लिखो इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में लिखो कि, लिखो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट particularly among youth, high unemployment rate particularly among youth can make them vulnerable, vulnerable, high particularly among youth, है ना, high unemployment rate particularly among youth can make them vulnerable, vulnerable to recruitment by, vulnerable to recruitment by extremist group, by extremist group, extremist group or involvement, extremist group and involvement in criminal activity, vulnerable to recruitment by extremist group or involvement in criminal activity, or involvement in criminal activity, in criminal activity। ठीक है ना। तो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको बहलाना फुसलाना क्या है, काफी आसान है। फिर कोई आएगा नक्सलवादी बुक लेकर के आपको बड़े बड़ा मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का, है ना, लेनिन का सारा क्या पढ़ाएगा, सिद्धांत पढ़ाएगा, और बोलेगा कि अब लो हथियार और कूद पड़ो क्या, है ना, लड़ाई में। ये लड़ाई किसकी है ना, गरीबों की लड़ाई है। तो आप चल पड़ेंगे लड़ने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि आपको अब बहलाना काफी आसान हो चुका है। क्योंकि आपको वो बता रहा है कि देखो इतने दिनों से 70-75 सालों से देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। हम गरीब के गरीब ही हैं, साइक्लिक गरीबी में आप क्या है, जी रहे हैं। मतलब आपके, वो बोलता है ना कि हमारे दादा भी गरीब थे,
पिताजी भी गरीब थे और हम भी क्या हैं, गरीब हैं। तो हम लोग क्या है, खानदानी गरीब है कि नहीं। तो वो बता रहा है कि देखो 75 सालों में आपका तो विकास नहीं हुआ, आप अभी भी गरीब, उसको बोलते हैं साइक्लिक, है ना, क्रॉनिक क्रॉनिक पॉवर्टी इसको बोलते हैं। क्रॉनिक मतलब एक बार अगर आप गरीबी में फंस गए तो उससे निकलने का आपको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना, ये चीजें। वेलफेयर स्टेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं ना, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर का मतलब क्या, कि वेलफेयरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप गरीबों को गरीबी रेखा से क्या है, बाहर निकालें। तो हमारा जितना भी फोकस होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि देश में गरीबी क्या हो, कम हो। लेकिन ऐसी पॉलिसीज आजादी के बाद से बनती चली आ रही है, लेकिन देश में गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में क्या है, दिक्कतें हैं। और यही दिक्कत का फायदा उठा करके हम आपको क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें बता देंगे जिससे कि आपका ब्रेन क्या हो गया, वॉश, ब्रेन वॉश हुआ, तो आप इंसर्जेंट बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर में आप मिलिटेंट बन जाएंगे, या फिर झारखंड में आप क्या बन जाएंगे, नक्सलवादी बन जाएंगे, और बिहार में आप क्या बन जाएंगे, क्रिमिनल्स, है ना, ये चीजें। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ये चीजें। देखो थर्ड इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और नॉट। कैसे है सोशल डिस्क्रिमिनेशन थ्रेट, बताइए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से देश के लिए जो है इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा करता है, कैसे। बिल्कुल, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यही बिहार है जहां पर एक जमाने में जहानाबाद का एरिया था, जहां पर रणवीर सेना जैसे कुछ लोग हुआ करते थे, और फिर क्या हुआ आप देखोगे, उनके उनको उनको जो है दबाने के लिए फिर वहां पर नक्सलिज्म जो है वो बहुत तेजी से फैला। तो ऊंची जातियों का अलग एक सेना बना हुआ है, और उसके एवज में दलितों की एक अलग सेना है, जो नक्सलिज्म है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे दोनों के बीच में काफी संघर्ष होता था, काफी लोग मारे गए थे। आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब बिहार में क्या था, इस तरह की चीजें काफी होती थी, लोगों ने अपने अपने जातियों की क्या बना रखी थी, प्राइवेट आर्मी, है ना, उनके पास हथियार होते थे। और टोला अलग अलग गांव में आज भी है लेकिन कम हो गया। तो गांव में अलग अलग टोले बने हुए हैं, वो ऊंची जाति का टोला है, उधर नीची जाति का टोला है। और न्यूज आप देखोगे हमेशा आता रहता है कि कोई दलित व्यक्ति घोड़े पे चढ़ गया तो उसकी पिटाई कर दी गई। तो कोई दलित जो है घोड़े पे चढ़ गया तो उसकी पिटाई हो गई। तो दलित समाज के भीतर जो है क्या संदेश गया, इस देश में जो है जो दलित है उसका कोई इज्जत है ही नहीं, अगर वो घोड़े पे चढ़ गया तो उसके दूल्हे को गोली मार दिया, है कि नहीं, ये चीजें। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो वही होगा, एक प्राइवेट आर्मी बनेगी, सोशल अनरेस्ट होगा, एक दूसरे से लोग लड़ाई लड़ाई करेंगे, क्या होगा फिर। यही तो देश के लिए क्या है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, आजकल जो है एक बहुत आपने सुना होगा, भीड़ न्याय, भीड़ तंत्र का नाम सुना है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ इस देश में। तो गौ रक्षा के नाम पर या किसी भी नाम पर आप क्या कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप तो कोई नहीं होते ना उसको सजा देने वाले, आपका काम क्या था, पुलिस को बुला देना, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन देश में एक माहौल बना मॉब लिंचिंग का, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या किया, सरकार को हड़काया कि ये मॉब लिंचिंग वगैरह जो है सीधे सीधे जो है फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो आप इसके लिए या तो कानून बनाओ या तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा हेल्प करो। तो स्टेट्स गवर्नमेंट को फिर क्या गया, ऑर्डर गया केंद्र सरकार से कि आप मॉब लिंचिंग वगैरह को स्पेशली क्या कीजिए, डील कीजिए। तो अभी थोड़ा सा आप देखोगे कम सुनाई पड़ रहा है। तो आज से 2-3 साल पहले 18-19 में मॉब लिंचिंग बहुत बड़ी समस्या बन करके देश में उभरी थी। तो मॉब लिंचिंग अगर मान लीजिए किसी कम्युनिटी के आदमी को आपने मार दिया तो उस कम्युनिटी में क्या संदेश गया कि वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। अब वहीं से फिर आतंकवाद क्या होगा, पनपेगा। सिम्मी उम्मी जैसे फिर संगठन क्या करेंगे, उसको आराम से एक आकर के पैम्पलेट देंगे कि अब यहाँ पर क्या करना है, रिवोल्यूशन करना है ना। जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये देश आपके लिए सेफ नहीं है। इस तरह की चीजें कब शुरू होती हैं, जब किसी के साथ क्या होगा, अत्याचार, किसी के साथ एट्रोसिटी होगी, है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो अपने आप में इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट क्या करता है, बढ़ा देता है, या फिर नए नए थ्रेट क्या कर देगा देश के सामने
पैदा कर देगा। तो सरकार जो है डेवलपमेंट छोड़ करके क्या सोच रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक किया जाए। देश में अलग अलग जगह क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। इसका असर सीधा आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी सीधे सीधे पड़ेगा, है कि नहीं। और वो अलग तरीके से फिर क्या करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा करेगा, है ना। तो लिख लेना एक लाइन सोशल डिस्क्रिमिनेशन में, लिखो लिखो एक मिनट लिखना कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कॉमा रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस and other form of social inequality, and other forms of social inequality can fuel fuel can fuel या फिर support, है ना, can fuel social conflict, can fuel social conflict। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में क्या है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, ठीक है ना। तो दीज आर सम व्हाट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके कारण आज देश को जो है अलग अलग तरह के क्या है, इंटरनल थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। वी आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल थ्रेट्स ड्यू टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आप इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ने ही आप देखोगे कि नक्सलिज्म को क्या किया, बढ़ावा दिया। आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज क्राइम को देश में क्या किया, बढ़ावा दिया। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसी ने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टेट में क्या किया, क्रिएट किया। बिहार उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। तो जिस भी स्टेट में सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होगा वहां पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। और जिस स्टेट में और जिस देश में सोशल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है उस देश का क्या हाल है आप सबको पता है। अपना पड़ोस में देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, बांग्लादेश है ना, बगल में कौन, म्यांमार, इधर कौन, पाकिस्तान, है ना, एंड श्रीलंका। श्रीलंका में भी तमिल और सिंहली, उनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। सिंहली बोलते हैं कि जो तमिल हैं वो सब भारत से आए हुए हैं, है ना। सब कहां से आए हुए हैं, भारत से। सब ये 200 साल पहले नारियल की खेती करने के लिए, चाय बगानों की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से तमिलों को लेकर के गए और वही आज वहां पर बसे हुए हैं। तो सारा लड़ाई उसी का है। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो सिंहलियों ने ये कहा कि जो इंडियन तमिल है उनको सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। तो जाफना वाफना का जो इलाका है श्रीलंका का, श्रीलंका ये रहा श्रीलंका, उसका जो ये उत्तरी इलाका है ना, नॉर्दर्न टिप है, वो जाफना वाफना, वहां पर क्या है, इंडियन तमिल काफी ज्यादा थे। तो उसका ना तो डेवलपमेंट उन्होंने किया, ना ही उनको वहां के लोगों को कोई सिटीजनशिप दिया। तो उन्होंने क्या बना लिया, पता है ना, क्या क्या बोलते थे उसको, LTTE, है ना। तो इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन बन गया जो एक पूरे देश को ही जीतने पर क्या था, मतलब एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि श्रीलंका की सरकार को हरा करके पूरे देश को क्या कर लेगा, जीत लेगा, है ना। प्रभाकरन नाम से क्या थे उनके हेड जो थे, LTTE। तो है ना, तो LTTE का गठन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट थे। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कुछ भी रहा हो, हमारे देश में आप देखोगे, आप जब पॉलिटी वगैरह पढ़ोगे तो उस समय जब सिटीजनशिप पढ़ोगे तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया गया। कहा गया जिस सबको दे दो, भारत में जो रह रहे हैं सबको क्या दे दो, भारत की नागरिकता। तो जो 5 साल से भारत में रह रहा है, जो पाकिस्तान से आया है, या फिर जो भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर लौट आया, सबको क्या दे दिया भारत में, नागरिकता, ताकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग छोड़ करके ना जाए। वहां पर अगर हमने ये इशू डील नहीं किया होता तो आज भारत में भी कोई ना कोई क्या होता, एक समाज होता जो अपने सिटीजनशिप के लिए क्या करता, लड़ाई लड़ रहा होता। और वो लड़ाई हो सकती थी क्या हो, वायलेंट हो जाती है कि नहीं। तो 50s में आप देखोगे जब हमारा देश बन करके अपना शासन शुरू कर रहा है तो आप देखोगे बहुत ज्यादा जो है केयरफुली चलाया गया 10-15 साल देश को, ताकि कोई बड़ा सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है देश में उत्पन्न ना हो जाए, है कि नहीं। इसीलिए कोई भी जो बड़ा इशू था उसको संविधान सभा ने क्या किया, छोड़ दिया। जैसे भाषा, लैंग्वेज को लेकर के कि भारत का लैंग्वेज क्या होगा, तो आप सबको पता है कि आज भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जानते थे कि अगर कोई नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तुरंत साउथ और नॉर्थ का
लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो पहले देश बनने से पहले डिवाइड होने का पूरा आपने प्लानिंग कर रखा है इसका मतलब। तो बोल दिया गया नहीं, बाद में देखा जाएगा कि नेशनल लैंग्वेज कौन होगा, ठीक है ना, ये चीजें। फिर आप बात हुआ कि राज्यों का क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों को फिर से क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो फिर बोला कि नहीं, लैंग्वेज के नाम पर क्या बनना चाहिए, स्टेट्स। तो उस समय छोड़ दिया गया, बोला कि पहले चुनाव करा लेते हैं, सरकार बन जाएगी, फिर आकर के आगे चल करके क्या बनाएंगे, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, और वो उसमें देखेंगे कि क्या करते हैं। तो फजल अली आयोग बनाया गया, उसने बोला कि ठीक है भाई, जो हम लोग स्टेट का बंटवारा करेंगे तो एक लैंग्वेज भी उसका आधार हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप 50s में आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दे थे जिससे कि सोशल अनरेस्ट पैदा हो सकता है देश में, उसको जो है सरकार ने छोड़ा। पहले देश में शासन शुरू हो, पहले देश में लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े, उसके बाद देख लेंगे जितने भी बड़े बड़े मुद्दे होंगे वो, है कि नहीं। आज की तरह नहीं कि बस और फ्यूल कर रहे हैं, उस सब चीजों को फ्यूल करके लोगों को ही क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीजें। खैर, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी को आपको लिखना है। इसी तरीके से आप देखोगे पॉलिटिकल फैक्टर, दूसरा लिखो पॉलिटिकल फैक्टर। तो कॉजेज में हम लोग पहला तो पढ़ लिया हमने सोशियो इकोनॉमिक, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स, और उसमें पहला क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, ठीक है ना, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। तो आप देखोगे पॉलिटी के बाद सब लोग पढ़ते हैं क्या, गवर्नेंस का एक टॉपिक, और वो भी मेंस ओरिएंटेड है। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो बाबू बनाया जाएगा, है ना, बाबू बोलते हैं ना कलेक्टर सबको, नौकर शाह, है कि नहीं। तो पब्लिक ऑफिसर है, वो तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो खुद को क्या बोलते हैं, नौकर शाह, है कि नहीं। तो ये जो नौकर शाह, जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, नौकर शाह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, लेकिन एक मानसिकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरशाही मानसिकता, है कि नहीं, ये चीजें। तो आपसे पूछेगा कि जो सिविल सर्वेंट है उसका क्या भूमिका है देश के विकास में, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सिविल सर्वेंट इन अ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो जिस सिविल सर्वेंट को बनाया जा रहा है उसको पता होना चाहिए ना कि देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, या फिर क्या है आपका गवर्नेंस से काफी क्वेश्चन में से पूछा जाता है। क्योंकि गवर्नेंस को ही तो सॉल्व करने आप जाओगे ना। आपका काम क्या रहेगा, अगर आप कलेक्टर बन जाते हैं तो आपका काम क्या है, कम्युनिकेशन विथ पीपल। आपका काम इसलिए आपको बनाया गया था कि आप जनता और सरकार के बीच में एक पुल का काम करें। जो हमारी पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये जो सिविल सर्वेंट की, उसका मेन रीजन, उसका मेन कॉज क्या है कि वो क्या करे, जनता और सरकार के बीच में एक पुल का काम करे। जनता को क्या चाहिए वो सरकार को पता चले, सरकार क्या कर रही है वो जनता तक आसानी से मिले। इसीलिए आप जैसे लोगों को एग्जाम लेकर के क्या किया जाता है, सरकार में भर्ती करते हैं, ताकि आप जाकर के जनता से मिलिए, बैठिए, उससे बातचीत कीजिए, है कि नहीं, उनके प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कीजिए। जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें एट एट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, व्हाट इज गुड गवर्नेंस एंड व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। उसमें आएगा ये सब चीजें कि आपका जो सरकार है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या, आज आपके पटना में वाटर लॉगिंग की समस्या आई और सरकार उसको सॉल्व करे ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। जब बरसात था तब आपने कुछ नहीं किया, लोग जो है कमर भर पानी में क्या कर रहे थे, है ना, घूम रहे थे इधर उधर, है ना, वीडियो बना के डाल रहे थे अपना इंस्टाग्राम में, है कि नहीं, कि ये रहा हमारा चकाचक पटना, है ना, ये चीजें। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी तो तुरंत क्या करेगी, एक्शन लेगी, तुरंत क्या करेगी, पटना से वाटर लॉगिंग को क्या करेगा, समाप्त करेगा। जो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होगा वो क्या करेगा, रहने दो, 2 महीना तो बारिश होगा, है ना, 2 महीना के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आराम से वो छठ पूजा आ जाएगा, दीपावली आ जाएगा, लोग सब कुछ भूल जाएंगे, है कि नहीं, फिर अगला साल देखा जाएगा, है कि नहीं। यही तो होता है ना, हमारे देश में यही होता है ना। वाटर लॉगिंग हुआ, अब 1 महीने के बाद क्या है, त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर आप दुर्गा पूजा घूमेंगे, फिर आप दीपावली में क्या करेंगे, पटाखे जलाएंगे, सारा पटना का सिटी का प्रॉब्लम सब लोगों ने भूल गए सब लोग, है कि नहीं, ये चीजें। तो फिर अगले साल देखा जाएगा। तो एक नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है, चीजों को ढक देगी, छोड़ देगी। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको तुरंत एक्शन लेगी, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगी। तो लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, अच्छा करप्शन भी इसी में आ जाता है, करप्शन भी इसी में आ जाता है। मैंने बताया था कि नक्सलबाड़ी का पूरा कहानी,
तो नक्सलवाड़ी में क्या था, पुलिस करप्शन, मतलब जमींदारों से अपनी जमीन मांगने गया तो उन्होंने पुलिस बुला करके उसको पिटवा दिया मजदूरों को, और वहां से एक आंदोलन ऐसा शुरू हुआ कि पूरे देश को 40 साल से क्या है, परेशान करके रखे हुए हैं। तो मजदूरों का आंदोलन है ना, पुलिस एट्रोसिटी है ना, करप्शन है, ये सब चीजें क्या करती है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा करती है। पुलिस, मान लो पुलिस एट्रोसिटी पैदा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट करता है कि नहीं करता है? पुलिस एट्रोसिटी इज अ मेजर रीजन इन आदिवासी एरिया, जिसके कारण आप देखोगे कि उन्होंने हथियार उठा लिया, क्योंकि पुलिस को लगता है कि गरीब उरीब के लिए कानून है ही नहीं, है ना, उनको बस उनको लिए उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए लोग बने हैं। तो आप कोई गरीब के ऊपर अत्याचार कीजिए, आप खुद जाइए, कोई गरीब व्यक्ति जाएगा पुलिस के पास, बोलेगा एफआईआर दर्ज कर लो, भगा देगा, उसकी अपने दिक्कतें हैं। वो बोलेगा भाई अगर हम सबका एफआईआर लिखने लगे तो हमारे पास तो पुलिस पर्सनल भी कम है ना, अब एफआईआर लिख लोगे तो जांच करनी पड़ेगी ना, और जांच करने के लिए पुलिस कहाँ है? हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस जितना होना चाहिए पर लाख आबादी पर, उतने उसके एवरेज देखा जाए तो पुलिस की संख्या क्या है, बहुत ही कम। तो पुलिस ना तो वेल ट्रेंड है, ना ही उसके पास क्या है, उतने रिसोर्सेस हैं, ना ही उसके पास पर्सनल्स हैं। तो क्या करती है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं करती, एफआईआर दर्ज ना करेगी ना उसको क्या करना होगा, जांच वांच करना होगा, क्योंकि थाने में 2-4 लोग बैठे हुए हैं, आपके शहर में रोज जो है 10,000 मामले आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगा, सबका अगर एफआईआर लिखेगा तो सबकी जांच उसको करनी होगी। तो क्या करता है, एफआईआर लिखता ही नहीं है, उसको ले जाएगा, बोलेगा चलो समझा बुझा देंगे, मामले को क्या करा देगा, शांत, उसमें कमा भी लेगा कुछ, है कि नहीं, है ना। 10,000 रुपया तुम लाओ, 10,000 रुपया तुम लाओ, दोनों के बीच में क्या कराते हैं, मांडवाली। मांडवाली मतलब क्या होता है, वही मीडिएशन, है ना। तो मीडिएशन करा दिया, एफआईआर लेकिन दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हुआ और आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, यही तो रीजन है जिसके कारण उसके मन में गुस्सा है एक स्टेट के प्रति, पुलिस के प्रति, और कोई भी उसको क्या कर सकता है, मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ क्या कर सकता है, कर सकता है। नक्सलिज्म इसीलिए फैला देश में, क्योंकि जहां जाइए आदिवासी इलाकों में पुलिस एट्रोसिटी देखने को मिलती है, और इस कारण से बहुत तेजी से आदिवासी इलाकों में क्या फैला, नक्सलवाद, है कि नहीं। तो लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस क्रिएट्स ओन इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो लिखो इसमें एक लाइन, देखो, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉमा अकाउंटेबल, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉमा अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस लिखना है ना, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कैन लीड टू a breakdown in law and order, can lead to breakdown in law and order, fostering fostering an environment, फिर से रिपीट करूं क्या, lack of strong accountable and responsive governance can lead to breakdown in law and order, fostering an environment conducive to crime, CONDUCI है ना, conducive to crime and violence, conducive CONDUCIV, conducive to crime and violence, है ना। छूट गया क्या कुछ, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। मैंने क्या कहा, आप एक बार पढ़ो इसको, साफ साफ समझ में आ जाएगा। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या है, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कैन लेड टू ब्रेकडाउन इन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉस्टरिंग एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू क्राइम एंड वायलेंस। सीधी सी बात है, इतने हजारों एग्जाम्पल ऐसे पड़े हुए हैं जहां पर गवर्नेंस के इश्यू के कारण क्या हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट क्या हुए, पैदा हुए, है ना।
ठीक, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट अगर गरीबों के लिए कोई वेलफेयर की स्कीम नहीं ला रही है, अच्छा ला भी रही है, तो उसमें करप्शन हो जा रहा है कि नहीं? करप्शन हो जा रहा है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण जनता का जो विश्वास है गवर्नमेंट से पूरी तरीके से क्या है, उठा हुआ है। और जब गवर्नमेंट पर आपका विश्वास खत्म होता है, अपने पूरे के पूरे मशीनरी पर आपका जो विश्वास खत्म होता है, उसके बाद ही तो फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है आपको बहलाने फुसलाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। कि देखो गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं रखा हुआ। नक्सलिज्म के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ व्हाट, प्रॉपर गवर्नेंस। इसीलिए जब नक्सलिज्म को डील करने की बात आई तो लोगों ने देखा कि नक्सलिज्म क्यों बढ़ रहा है देश में, तो बोला गया कि उन्हीं इलाकों में बढ़ रहा है जहां पर क्या है, गवर्नेंस का इशू है। मतलब सरकार ठीक तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। आपने स्कूल खोल दिए शहरों में, लेकिन दूर दराज के इलाकों में एक भी स्कूल नहीं है। तो गरीब का बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं तो गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकलेगा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को दिखा कि नहीं, क्या करना चाहिए, जो सबसे पुअर जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, है ना। ऐसे 100 जिले को छांटा गया जिसमें डेवलपमेंट का क्या है, बहुत बड़ा गैप है। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन 100 जिलों को फोकस करके बनाया क्या, प्रोग्राम, और उनका तेजी से क्या किया, डेवलपमेंट। और वहां पर जहां जहां भी डेवलपमेंट किया, वहां पर क्या देखने को मिला कि जो नक्सलिज्म है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होने लगा, कम। क्योंकि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। अब किसान खेती कर रहा है, यूथ जाकर के जॉब कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है, ठीक है ना। उसके पास टाइम कहाँ है कि वो मार्क्सवादी जो नोट्स पढ़ करके और जाकर के वहां पर क्या करे, बड़ी बड़ी बातें करे और पुलिस के खिलाफ जो है ना, ये सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन अगर गवर्नेंस का इशू अगर आपने सॉल्व ना किया तो फिर ये देश, ये पूरा का पूरा हर राज्य में आपको देखने को क्या मिलता, कि नक्सलवाद फैल जाता, ठीक है ना। तो लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस क्रिएट इट्स ओन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना, ये चीजें। सेकेंड इज व्हाट, करप्शन, लिखो। सेकेंड इज करप्शन, एक लाइन लिख लेना करप्शन में, लिखो, देखो, करप्शन विद इन गवर्नमेंट, करप्शन विद इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, corruption within government and government institutions, corruption within government and government institutions can erode, ERODE, can erode public trust, can erode public trust and undermine the rule of law, and undermine the rule of law, है ना। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, करप्शन विद इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट एंड अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ। सीधी सी बात है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि एक लॉ है, एक कानून है जो सबके लिए क्या है, एक बराबर है, और कानून की नजरों में कोई भी बड़ा या फिर कोई छोटा नहीं है। तो आप अगर चोरी करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी, अगर अडानी अंबानी भी चोरी करेगा तो उसको भी क्या, इसी जुडिशरी के द्वारा क्या मिलेगा, सजा। लेकिन जब पब्लिक देखेगी कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई सजा नहीं होती है, और एक बेगुनाह को फंसा करके जेल में रखा जाता है ना। भारतीय जेलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारतीय जेलों की सबसे बड़ी समस्या क्या, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग की सबसे में क्या देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा कैदी कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, विचाराधीन कैदी जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जिनके केसेस अभी क्या है, कोर्ट में चल रहे हैं, अभी भी जो है फैसला नहीं हुआ है कि उसने गलती की है, दोष सिद्धि वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, 5 साल से 4 साल से जेलों में क्या है, बंद है। तो ऑक्यूपेंसी रेट हमारी जेलों में हाई क्यों है, तो ऐसा नहीं है कि लोग क्राइम किए हैं और क्राइम पाने के लिए जेलों में गए, सजा पाने के लिए जेलों में गए हैं। क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके केसेस क्या है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो गजब हो गया, है कि नहीं। तो मान लो 5 साल तक तुमने किसी को जेल में बंद किया, है कि नहीं, और 5 साल के बाद वो बरी हो गया, ऐसा तो बहुत सारा कहानी सुनने को मिलता है। पुलिस ने गलत एविडेंस बनाया और आपको उठा करके जेल में डाल दिया, 5 साल 6 साल तक केस चला, बाद में तो देखो तुरंत तो सामने आएगा। पुलिस ने अगर गलत कोई आपके लिए फैक्ट्स तैयार किए होंगे तो वो तो बाद में पता चल जाएगा।
लेकिन 6 साल उस व्यक्ति के जो जेलों में आपने उसको सड़ा के रखा और बाद में उसको बोल दिया कि आप क्या हैं, बरी हो गए, आपने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन वो व्यक्ति का 6 साल कौन लौटाएगा? और उस व्यक्ति के मन में क्या इंडियन स्टेट के प्रति कोई सम्मान होगा? वो तो ये बोलेगा कि देखिए यही वो स्टेट है, गवर्नमेंट है जो हमको झूठे मामलों में फंसा करके क्या रखती है, 10-10 साल, 11-11 साल तक जेलों में। बोला आतंकवादी है, 10 से 11 साल तक जेल में रखा, 11वें साल बोल दिया कि क्या है, कोई एविडेंस नहीं है। तो 11 साल उस व्यक्ति ने अगर क्या किया है, जेल में बिताया है, कोई उसको कुछ नहीं मिला, क्या कहते हैं ये, बेल वेल नहीं मिला, और उसको बाइज्जत बरी किया गया जब, लेकिन बरी तो हो गया, लेकिन जो 11 साल उसके खत्म हुए, उसका गुस्सा तो उसके मन में है। वो आगे निकल के क्या करेगा? क्या कोई एक्टिविस्ट का काम करेगा? वो तो सीधे सीधे जाएगा किसी गांव में, नक्सलवादी गांव में, और फ्यूल करेगा उसको कि देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूं कि मुझे 11 साल तक एक पुलिस ने क्या किया, गलत एविडेंसेस बना करके 11 साल तक जेलों में रखा। तो ओवर क्राउडिंग जेलों में इसलिए क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा हैं वहां पर जिनके केसेस क्या है, पेंडिंग है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, बेल वेल जो है देना चाहिए, छोटे छोटे मामलों में बेल दीजिए। अच्छा, ये भी देखने को क्या मिल रहा है कि जो लोग जेलों में कैद, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, गरीब, आदिवासी, गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है बेल देने का, वैसे लोग क्या है, जेलों में बंद है। तो फिर आपका जो होम मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम निकाला कि वैसे जो भी SC ST OBC या फिर जो आदिवासी जो सिर्फ इसलिए जेलों में बंद है क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है अपना बेल बॉन्ड दे करके क्या करने का, बेल ले लेने का, उनको सरकार क्या देगी, पैसा देगी, ताकि जेलों से वैसे लोगों को निकाला जाए और ओवर क्राउडिंग की समस्या कम की जाए। तो ये सारा कुछ क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट को पैदा करता है, सीधी सी बात है ना। तो आप देखोगे कि करप्शन है वो इंस्टीट्यूशन पर क्या कर रहा है, पब्लिक ट्रस्ट को खत्म करता है। और जब इंस्टीट्यूशन पर पब्लिक ट्रस्ट खत्म होगा, इलेक्शन कमीशन से पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो क्या आप वोट डालने जाओगे? आपको लगेगा कि नहीं, वोट किसी को भी देते हैं, सरकार किसी, पता है सबसे पहले कि सरकार किसकी बनने वाली है, तो उस देश की जनता क्या करेगी, लोकतंत्र पर उसका विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? सबको पता है कि लोग फिर वोट डालने जाएंगे नहीं। डेमोक्रेसी का, अगर मैं डेमोक्रेसी जब पढ़ाऊंगा तो आप ही उठ के बोलोगे सर भारत में तो कहीं भी वोटिंग होता है लेकिन वोटिंग की चोरी हो जाती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को जो है ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो क्या है, फ्री एंड फेयर है, सबके लिए फेयर है, इक्वल है, तो आप देखोगे पब्लिक ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूशन से क्या होगा, उठेगा। और जब इस इंस्टीट्यूशन से पब्लिक ट्रस्ट उठेगा तो इसका सीधा इंपैक्ट देश की क्या पड़ेगी, डेमोक्रेसी पर पड़ेगी। हमारे देश को कहते हैं ना कि हमारे देश में आजादी के बाद जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हुआ। स्ट्रांग हुआ क्यों, स्ट्रांग हुआ क्योंकि जो भी सरकारें आई उन्होंने जो भी थ्रेट थे उनको सॉल्व करने का काम किया, जो भी प्रॉब्लम्स थे उस समय देश के, उसको क्या किया, सॉल्व करने का काम किया। तभी हमारा जो विश्वास है किस पर है, गवर्नमेंट पर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 10-15 साल 20 साल क्या है, वहां पर सैनिक शासन है कि नहीं? हमारे देश में लगा क्या, इधर बगल में बांग्लादेश भी है, वहां पर भी क्या आप देखने को मिलेगा, 15 साल तक क्या है, लगभग वहां के सेना का क्या था, शासन था। लेकिन हमारे देश में कभी सेना का शासन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट अपनी सरकार पर क्या है, ज्यादा है ना। और अगर करप्शन होगा, लैक ऑफ गवर्नेंस होगी, है ना, तो पब्लिक ट्रस्ट जैसे ही खत्म होगा तो आप हमारे देश में भी इस तरह की चीजें पैदा होने की पूरी पूरी क्या है, संभावना। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो मैंने बोला लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, दूसरा क्या बताया, करप्शन, तीसरा क्या है, रीजनल एस्पिरेशंस एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, है ना। तो आप देखोगे इसका बेटर एग्जांपल क्या है, नॉर्थ ईस्ट, चाहे खालिस्तान आप ले लो, है ना। तो रीजनल एस्पिरेशंस भी है और आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स है ना, कोई नेता एक बना फीजो करके, उसने बोला कि नागालैंड को हम क्या बनाएंगे, अलग एक देश, है ना। तो आप देखोगे 1950 से ही नागालैंड का प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारे देश में शुरू हो गया, है ना। कोई व्यक्ति आया जिसने क्या किया, साउथ में गया, साउथ में बोला कि नहीं हिंदी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो उसका अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, ठीक है ना। कोई आया झारखंड में, वो स्ट्रांग हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, उसने बोला कि नहीं झारखंड को क्या करो, अलग। और झारखंड बनाने के लिए भी आप देखोगे बहुत सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि वहां के आदिवासियों ने बहुत हमले किए नॉन आदिवासियों पर, ताकि सरकार झुक करके क्या कर दे, झारखंड का निर्माण, है ना, ये चीजें। तो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो भी देश में क्या करती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट इवॉल्व करती हैं, पैदा करती हैं। तो थर्ड लिख लेना, रीजनल एस्पिरेशंस
एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो कोई भी जो नया स्टेट हमारा बना, चाहे वो तेलंगाना बना हो, चाहे वो झारखंड बना हो, चाहे आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट में नए नए स्टेट्स बने हो, है ना, सब में आप देखोगे क्या था, रीजनल एस्पिरेशन था, और नॉन वायलेंट कोई भी नहीं है। जो भी नया स्टेट बना उसमें आप देखोगे उससे पहले काफी एजिटेशन हुआ, काफी वायलेंस हुआ, तब जाकर के सरकारों ने क्या किया, नए स्टेट को बनाने की घोषणा की। तो झारखंड में मैं तो रांची में रहता था उस समय 2001 में 2 में, वहां के आदिवासियों ने काफी हमले किए थे, रांची वांची में जो है पूरे जो नॉन आदिवासी थे उनकी दुकानों को जला दिया है कि नहीं, ये सब चीजें। तो आप देखोगे कि काफी ज्यादा जो है सोशल अनरेस्ट उन दिनों झारखंड में देखने को मिलता था। तब जाकर के आप देखो केंद्र की सरकार ने फिर बिहार की सरकार ने क्या किया, झारखंड को अलग करने का फैसला किया। तो तेलंगाना में भी वही हुआ, टीआरएस का जन्म हुआ और टीआरएस ने वायलेंट मूवमेंट किया। आंध्र प्रदेश खुद एक ऐसा सुटेबल एग्जाम्पल है जिसको जिसको बनाने, वो बना कैसे, वायलेंस हुआ ना, काफी ज्यादा वायलेंस हुआ। तब जाकर के नेहरू जी ने क्या किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। तो आप देखोगे रीजनल एस्पिरेशंस हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, वो देश में चलते रहते हैं, ठीक है ना, और जिसके कारण देश को बहुत सारे इंटरनल थ्रेट्स झेलने पड़ रहे हैं, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, है ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, लिखो थर्ड पॉइंट, थर्ड इसमें, ये तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी हमारे देश में इंटरनल थ्रेट्स हैं उसके कॉजेज अलग अलग हैं, है ना, उसके कॉजेज क्या हैं, अलग अलग हैं, और हर चीज के कारण एक अलग अलग तरह का इंटरनल थ्रेट्स क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आप देखोगे सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला क्या है आपका, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में जो सबसे पहला मैंने क्या लिखा, कॉम्युनल एंड एथनिक, हाँ कॉम्युनल एंड एथनिक टेंशन, लिखो फर्स्ट पॉइंट, कॉम्युनल एंड एथनिक टेंशन। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। तो कॉम्युनिज्म जो है या फिर जो एथनिक टेंशन है, मणिपुर, तो मणिपुर में आज जो थ्रेट है उसको हम इससे जोड़ सकते हैं कि नहीं, आइडियोलॉजिकल फैक्टर से। वो पूरा का पूरा कैसा टेंशन है, एथनिक टेंशन है। दो आदिवासी ग्रुप आपस में क्या लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन मैंने कल डिस्कस किया था, है कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से आप देखोगे एथनिक टेंशन। या फिर आसाम में आप चले जाओ, आसाम में पूरा का पूरा जो 80s के दौर में जो क्या हुआ, एक आंदोलन चला, स्टूडेंट मूवमेंट चला वहां पर। क्यों चला, क्योंकि 1971 के वॉर में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी कहां घुस गए, असम में। तो असम में जब घुस गए तो वहां की डेमोग्राफी चेंज होने लगी। आपको याद है ना, एक राज्य है हमारे देश का, त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना, कभी त्रिपुरा वगैरह कोई गया है, कोई गया है, अगरतला वगैरह कोई गया है, अच्छा जगह है ना, जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड जाएंगे। लेकिन भारत का वो सब अच्छी जगह है जहां पर, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी के कारण हम लोग वहां पर जाते हैं। जब आप त्रिपुरा में जाएंगे तो आप त्रिपुरा को मैप में जब देखते हैं तो आपको क्या लगता होगा कि वहां पर आदिवासी ज्यादा होंगे। एक ओवरव्यू आता है कि त्रिपुरा में आदिवासियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, नॉन आदिवासी कम होंगे। मुझे एक बार अगरतला जाने का मौका मिला, एक क्लास लेना था मुझे। तो मैं जैसे ही उतरा उसके एयरपोर्ट पर, तो कोई मुझे बंगाली में बोल रहा है कि सर कोथा जाबे, है कि नहीं। मैं वो सोचा कि यार घुमा फिरा करके हमको कलकत्ता ही तो नहीं छोड़ दिया फिर से, क्योंकि कोलकाता से मैं चला था, वहां भी बंगाली, और अगरतला पहुंचा वहां पर भी ड्राइवर जो मिल रहा है वो भी बंगाली बोल रहा है।
तो मैंने उससे पूछा कि भाई त्रिपुरा मतलब हम भी ये जानते थे कि आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी एरिया है। बोला कि सर 71 में इतने बांग्लादेशी आए कि पूरा का पूरा डेमोग्राफी वहां पर क्या हो गया चेंज। त्रिपुरा एक मेन हब था ना, त्रिपुरा में ही कैंप लगते थे जिसमें मुक्ति वाहिनी सेना को क्या मिलता था, ट्रेनिंग वगैरह मिलता था। तो बहुत सारे बांग्लादेशी 71 में वहां पर इंटर किए और वो इंटर वो 1950 से ही कर रहे थे। और आज त्रिपुरा में आप जाओगे तो वहां की आबादी का 50% से ज्यादा आबादी क्या है, बांग्लादेश बांग्ला भाषी है। तो वहां के आदिवासी इससे पूरे चिढ़े हुए। उन्होंने बोलता है कि हमारा जल जंगल जमीन और इतना ज्यादा ये क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ कि पूरा त्रिपुरा का डेमोग्राफी ही क्या हो गया, पूरी तरीके से चेंज। अब वहां पर नॉन आदिवासी ज्यादा है और आदिवासी माइनॉरिटी हो गए, है कि नहीं। तो आप पूरा अगर तल्ला में जाओगे तो लगेगा कि आप मिनी बंगाल में आकर के क्या है, घूम रहे हैं। आदिवासियों की संख्या वहां का तो मुख्यमंत्री भी कौन है, कोई बंगाली है। उससे पहले उस समय में जब गया था उसमें बुद्ध देव कोई हुआ करता था ऐसे करके, तो मतलब वो बंगाली था। एक आदिवासी स्टेट में जो मुख्यमंत्री क्या है, नॉन आदिवासी। यही हाल असम का भी होता। असम में भी लाखों की संख्या में लोग क्या है गए, इंटर कर गए। तो असम में जो है पूरा का पूरा असम, देखो असम का पूरा मुद्दा क्या है, आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी का। वो हिंदू मुस्लिम नहीं, आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ये असम, ये जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको क्या कीजिए, एनआरसी वगैरह कराइए, पूरा छांटिए उनको, उनको कहाँ भेजिए, बांग्लादेश। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको बस मतलब है कि कौन आदिवासी और कौन आदिवासी नहीं है। तो वहां पर 6 सालों तक क्या चला, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट। और फिर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टूडेंट्स जो क्या थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके बीच में क्या हुआ, एक अकॉर्ड हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम अकॉर्ड। और असम अकॉर्ड के बाद ही एनआरसी उनआरसी की क्या चली, बातचीत चली कि 1971 के बाद जो लोग भी बांग्लादेश से कहां चले हैं, असम आए हैं, उनको छांटा जाएगा और छांट करके कहां भेजा जाएगा, बांग्लादेश। यही मुद्दा है एनआरसी का, है ना, जो आज तक क्या है असम में चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एथनिक टेंशन और कम्युनल टेंशन इन्फिल्ट्रेशन के कारण क्या हुआ, वहां पर पैदा हुआ। लेकिन पूरा असम जो है 1 दशक तक, 10 सालों तक पूरी तरीके से क्या रहा, डिस्टर्बेंस। जो स्टूडेंट वहां पर जॉब करने की कोशिश करते या फिर कुछ करते, वो क्या है, सड़कों पर बैठ करके इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि नॉन आदिवासियों को वहां से वापस भेजा जाए, है ना, ये चीजें। खैर, तो आप देखोगे कि कॉम्युनल और इथनिक टेंशन जो है अपने तरीके से क्या करता है, देश के सामने एक इंटरनल थ्रेट पैदा कर देता है। लिख लो एक लाइन, देखो, लिखो, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ANIMO, एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, एनिमोसिटी मतलब क्या होता है जी, एनिमोसिटी मतलब नहीं समझते हैं, सर्च कर तो एनिमोसिटी मतलब क्या होता है। मतलब आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही है ना। एनिमोसिटी मतलब क्या, मतलब वो जो क्या कहते हैं, जो एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, भाई जो पसंद ना करना है, फिर टेंशन वगैरह, है ना। तो अगर मान लो दो कम्युनिटी के बीच में क्या है, हार्मनी है। अगर दो कॉन्फ्लिक्ट, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो हम लोग बोलते हैं ना, अगर दो कम्युनिटी के बीच में क्या है, हार्मनी है, तो सब चीज ठीक है। अगर एनिमोसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहीं से तो क्या शुरू होगा, कॉम्युनल और इथनिक वायलेंस, ठीक है ना। तो वही लिखवा रहा हूं, देखो, एनिमोसिटी। देखिए, एक बात याद रखना, जब आप यूपीएससी का आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ अच्छे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सामना पड़ेगा साउथ के लोगों से। आप तो इंग्लिश मीडियम में देंगे ना, वो साउथ वाले अच्छा इंग्लिश लिखते हैं, बहुत कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा होता है। दिल्ली के लड़कों से पड़ेगा, वो आप काफी अच्छा इंग्लिश यूज करते हैं लिखते समय, और आप वहां पे सिंपल इंग्लिश लिखोगे, है ना। आपको लगेगा सर सिंपल इंग्लिश लिखे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आंसर राइटिंग चेक करने वाले को। अरे भैया, उसको सब आता है, वो उसको आप थोड़ी समझा रहे हो, वो तो आपको चेक कर रहा है कि नहीं। तो उसको पता है कि एनिमोसिटी का मतलब भी वही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट, दोनों सेम ही है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कीवर्ड्स वगैरह हमें, देखो मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको देखिए, ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो आपके एग्जाम से जुड़ी हुई ना हो। ये कीवर्ड्स अगर आप सिर्फ अपने ध्यान में रखेंगे ना, तो आप वहां जाके खुद को क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन। अगर मैं बोल रहा हूं कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो थ्रेट्स हैं, उसका एक रीजन क्या है, कॉम्युनल एंड एथनिक टेंशन।
अगर ये लाइन आपको सिर्फ याद है तो जो एक्सप्लेन करने वाला बंदा है वो क्या कर लेगा, आसानी से अपने आंसर राइटिंग में उसको एक्सप्लेन कर लेगा। इसीलिए याद रखिए कीवर्ड्स में ज्यादा दे रहा हूं, कीवर्ड्स आंसर राइटिंग के लिए एक स्टूडेंट को सिर्फ क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, बाकी वो समझ रहा है, उसको डिस्कस कर लिया, उसको समझ में आ गया। लेकिन अगर ये कीवर्ड्स आपके पास नहीं है तो फिर वहां आप बातों घुमाओगे कि वो नहीं होता, अरे वो जो कहते हैं 3 इडियट में बोलता है कि कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं। तो उसी तरह से आप घुमाना शुरू करोगे और आंसर राइटिंग वाला पूछेगा ये कहना क्या चाहता है कि नहीं, ये चीजें। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि कॉम्युनल एंड एथनिक टेंशन क्या करता है, इंटरनल थ्रेट्स पैदा करता है, यही तो कहना चाहते हैं। लेकिन ये कीवर्ड आपको क्या आएगा, काम। तो मैंने क्या कहा, एनिमोसिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, एनिमोसिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस एंड ethnic groups animosity between different religious or ethnic group, हाँ, एनिमोसिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस और या फिर एंड एथनिक ग्रुप्स कैन एस्केलेट ESCALAT कैन एस्केलेट, एक मिनट, एनिमोसिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस और एथनिक ग्रुप कैन एस्केलेट, है ना, बढ़ावा देना, कैन एस्केलेट वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट, कैन एस्केलेट वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, राइट और रॉन्ग, सीधी सी बात है। जितना ज्यादा मणिपुर का आज हाल क्या है, मणिपुर के लोग क्या अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, वो तो एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां पर ऐसा माहौल बन गया है कि वहां के छोटे बच्चे से लेकर के जो भी लोग हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका एजुकेशन कैसे सुधरेगा, उनके यहाँ पर हेल्थ कैसे सुधरेगा, उनके स्टेट में कैसे डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा। वो तो अब क्या सोच रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर तो ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक दूसरे को मारने की चल रही है ना। वो जहां देखते हैं मैथिज वाले, जहां देखते हैं कुकीज और जो को उसको पकड़ के पीट देते हैं। वो मैथिज और आप देखो कि वहां पर अलग अलग गांव बन गया, बाउंड्री बनाया जा रहा है वहां पर अलग अलग, कि ये मैथिज वाले इधर नहीं आ सकते हैं और कुकीज और जो वाले मैथिज के गांव में नहीं जा सकते हैं। तो जिस स्टेट में इस तरह का हाई लेवल टेंशन होगा, क्या वो स्टेट कभी डेवलप कर पाएगा? कौन जाएगा वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कोई नहीं जाएगा। और वो धीरे धीरे पूरी तरीके, अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया ना मणिपुर के प्रॉब्लम को, ये मणिपुर का प्रॉब्लम बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी क्या करेगा, फैल जाएगा। क्योंकि मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में कोई एक आदिवासी थोड़ी रह रहा है। आप असम में जाकर के देखोगे तो 15-16 आदिवासी जातियों के नाम आपको पढ़ने पड़ जाते हैं, है ना, ये चीजें। तो हर स्टेट में अलग अलग आदिवासी समुदाय रह रहा है। अगर सब में इसी तरीके से टेंशन बढ़ गया तब तो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और एक बार नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल हुआ तो उधर बांग्लादेश वाला तो अपना मैप में दिखाई रहा है कि नहीं। बोल रहा है कि चाइना को कि आओ और नॉर्थ ईस्ट में देखिए पूरा अनस्टेबिलिटी है, उसका फायदा उठाइए, आइए बांग्लादेश के पास में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और नॉर्थ ईस्ट सब ले लेंगे। तो पूरा एकदम चाइना से पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश होते हुए क्या होगा, व्यापार होगा, है कि नहीं, ये चीजें। तो उनका अपना क्या है, अपना स्ट्रेटजी है। तो आपका अगर एक इलाका नॉर्थ ईस्ट अगर डिसस्टेबल हो गया तो ये तो इंटरनल थ्रेट तो पैदा करेगा, ये एक्सटर्नल थ्रेट भी क्या करेगा, भारत के लिए पैदा करेगा, है कि नहीं। इसीलिए वहां पर क्या लगा देगा, प्रेसिडेंट रूल। बोल रहा है कि नहीं इसको शांत करते हैं पहले। कॉम्युनल वायलेंस जितना ज्यादा होगा, है ना, तो पाकिस्तान जैसे देश तो इसी को उठाते हैं ना। इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पाकिस्तान क्या बोलता है कि भारत के जो बहुसंख्यक है यानी कि हिंदू वगैरह वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, माइनॉरिटी पर क्या करते हैं, अत्याचार। एग्जाम्पल झूठा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपके कम्युनल वायलेंस अगर आपके देश में बढ़े रहा है तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आपके ऊपर आएगा, है कि नहीं। समाज को तोड़ने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। और जिस देश का समाज बढ़ जाएगा उस देश का बटना क्या है, कोई नहीं इसको रोक सकता, सीधी सी बात है ना, ये चीजें। खैर, तो इसीलिए प्रियम्बल में लिखा गया क्या, बंधुत्व, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ब्रदरहुड, है ना। तो आपका प्रियम्बल में लिखा हुआ कि ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रदरहुड का मतलब यही होता है ना, है ना, ताकि आप
अपने जाति धर्म को छोड़ करके एक सिटीजन्स के बीच में क्या है, कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो ब्रदरहुड को बढ़ावा दीजिए, ना कि अपनी अपनी अलग अलग पहचान को, है ना, ये चीजें। खैर नेक्स्ट देखो, रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। तो रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आप एक्सट्रीम पॉलिटिकल और क्या है, रिलीजियस व्यू। आप देखोगे एक शब्द आता है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अर्बन नक्सल। एक वर्ड आता है ना, अर्बन नक्सल, वर्ड सुने हो कि नहीं? अर्बन नक्सल है कि नहीं? अगर पेपर वगैरह पढ़ते होगे, करंट अफेयर्स वगैरह करते, तो एक वर्ड सुनते क्या, अर्बन नक्सल। तो ये अर्बन नक्सल कौन है? नक्सलिज्म सिर्फ गांवों में नहीं है, आदिवासी इलाकों में नहीं है, सोच में नक्सलिज्म है। और कोई की आप देखोगे केरल जैसे एरिया में, केरल में तो नक्सलवाद होना नहीं चाहिए। केरल जैसा जो डेवलप स्टेट है, वहां पर आपको क्या लगेगा सर? आप तो बोल रहे सर गवर्नेंस का इशू है, गरीबी जहां पर है वहां पर क्या फैला, नक्सलिज्म फैला। लेकिन केरल जैसे एरिया में नक्सलवादी पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में तो नक्सलवादी पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अर्बन नक्सल का मतलब क्या, कि पढ़े लिखे लोग भी क्या है, रेडिकलाइज होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी क्या हो रहे हैं, रेडिकलाइज, पढ़ लिख करके बेवकूफ बन गया, है कि नहीं? तो पढ़ा लिखा इतना पढ़ लिया कि उसको कार्ल मार्क्स समझ में आ गया। उसने बोला कि नहीं, सही में डेमोक्रेसी में कुछ नहीं रखा है ना। वो होता ना, कोई कोई चीजें आपके दिमाग को ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो बचपन में जो है हम लोग देखते थे जॉनी जॉनी यस पापा, तो दिमाग में पड़ा वही चलता रहता था कि ना जॉनी जॉनी यस पापा वाला, तोता मैना यही सब दिखता रहेगा। होता ना बचपन में आदमी को तोता मैना दिख रहा है खूब। उसी तरीके से जब पढ़ लिख लेते हैं ज्यादा, तो किसी ने उठाया, है ना, पॉलिटिकल साइंस से कोई एमए वगैरह कर रहा होगा, उसने उठाया कार्ल मार्क्स को, तो वो तो बेचारा रिसर्च करना था, वो घुस गया उसके पूरे थ्योरी में। अब उसको समझ में आ गया नहीं, डेमोक्रेसी में कुछ रखा ही नहीं है क्या, पूरा का पूरा कम्युनिज्म और सोशलिज्म ही पूरे दुनिया में क्या है, क्रांति ला सकता है। बस उसने क्या किया, वैचारिक सपोर्ट, है ना, उसको बोलते हैं मॉरल सपोर्ट करना शुरू किया, किसको, नक्सलिज्म को। तो आज आप देखोगे नक्सलिज्म का सपोर्ट यूनिवर्सिटीज तक में हो रहा है। बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, गलत नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबको अपना मत रखने का क्या होता है, अधिकार। आप तर्कों से क्या कर सकते हैं, किसी को झुका सकते हैं, लड़ाई से नहीं। तो अगर किसी ने तर्क दे करके डेमोक्रेसी से ज्यादा अच्छा किसको प्रूफ कर दिया, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन अर्बन नक्सल का मतलब वही कि पढ़े लिखे लोगों में भी रेडिकलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो भी अब वायलेंस को क्या करे, सपोर्ट। तभी तो आप देखोगे कि केरल उरल में दो चार लोग जाकर के, पढ़े लिखे लोग जाकर के वो आईएसआईएस में क्या हो गए, जाके भर्ती हो गए, जो एक आतंकवादी संगठन है कि नहीं? तो पढ़े लिखे लोग भी अब देखने को क्या मिल रहा है, कि आतंकवादी संगठन में जाकर के क्या हो जाते हैं, शामिल, है कि नहीं? तो वो सब क्या है, वो इसको बोलते हैं कि सोसाइटी में जो रेडिकलाइजेशन क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म जो है काफी तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जैसे ही सोसाइटी में बढ़ेगा, सोसाइटी में अनरेस्ट और बाकी सारे थ्रेट्स क्या करेगा, पैदा। ठीक है ना? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यही तो बोल रहा है भारत, कि अगर वहां पर जो है शेख हसीना की सरकार खत्म हुई, उसने क्या किया, रेडिकलाइजेशन को रोक दिया था। बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो वहां पर धर्म के नाम पर लोगों को क्या करते थे, भड़काते थे। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडिकलाइजेशन या फिर एक्सट्रीमिज्म। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वो जैसे ही वहां से निकली, इनके पर निकल आए। अब आप देखोगे क्या हो रहा है वहां पर बांग्लादेश में, तो माइनॉरिटी मतलब जो हिंदू है उन पर क्या हो रहा है, अत्याचार। क्योंकि बांग्लादेश की सोसाइटी का जो है रेडिकलाइजेशन होना शुरू हो चुका है। अब वो जैसे ही रेडिकलाइज होगा, पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, बोलेगा देखो हम लोग दोनों भाई भाई है कि नहीं, दोनों का धर्म एक है, मिल करके क्या करते हैं, भारत के खिलाफ एक एंगल जो है क्रिएट करते हैं। तो जितना ज्यादा समाज का रेडिकलाइजेशन होगा, यूथ का रेडिकलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा सोशल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या होगा देश में क्रिएट। ठीक है ना? तो लिख लेना कि द स्प्रेड ऑफ, लिखो, द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, द स्प्रेड ऑफ, या फिर ऐसे लिखना, द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ऐसे लिखो, द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज
extremist ideologies and radicalization of individual, है ना, the spread of extremist ideologies and the radicalization of individuals can lead to terrorism. The spread of extremist ideology and the radicalization of individuals can lead to terrorism and other form of violence. Can lead to terrorism. Can lead to terrorism and other forms of violence. Other forms of violence. तो जम्मू कश्मीर के यूथ को भड़का रहे हैं, है कि नहीं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हो या फिर जो भी है ना। भारत में जो है, जो जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कमी है, तो यूथ को क्या किया, रेडिकलाइज किया, उसको एक्सट्रीमिस्ट बनाया, स्टेट के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो जहां जहां पर आप देखोगे कि कमियां हैं, वहीं पर तो क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म जो है फैलना शुरू होता है। तो आप देखोगे पढ़े लिखे लोग भी अब क्या कर रहे हैं, ज्यादा रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा तो जो कास्ट, जो डिवाइड था वो खत्म हो गया। अभी भी खत्म होने में 50 साल लगेंगे, है कि नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कास्ट को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। बहुत लोग इसके फेवर में आपको तर्क देंगे कि अरे कास्टिज्म तो सदियों से चलता आ रहा है, कास्ट सिस्टम खत्म होगा तो पूरा सोसाइटी धड़ से जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करके आपको कास्ट सिस्टम को ही क्या कर देंगे, सबसे अच्छा प्रूफ कर देंगे। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ठीक है कि नहीं, ये चीजें कास्ट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें। कुछ लोग बोलेंगे अरे सब कोई अगर ऑफिसर ही बन जाएगा तो फिर मैला ढोने का काम कौन करेगा, है कि नहीं। तो सही है, दलित होना चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने कुतर्कों से क्या करते हैं, है ना, गलत चीजों को, है ना, बोलेंगे पर्दा प्रथा लेके आओ, फिर से आ जाओ, है ना, लड़कियों के आप वायलेंस देखो। आप देश में कभी भी क्या होता है, कोई कोई बहुत बड़ा वायलेंस का खबर आ गया महिलाओं के खिलाफ, तो बहुत सारे ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, है ना। फिर वो क्या करेंगे, फतवा जारी करेंगे या फिर अपना ऑर्डर जारी करेंगे कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने हैं, महिलाओं को कितने बजे तक घूमना है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। कुछ लोग बोलेंगे देखो यही तो है पढ़ाने लिखाने बाहर भेजने का, यही तो असर है कि महिलाओं के खिलाफ वायलेंस क्या है, बढ़ रहा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, तो उन्होंने उसको दूसरी तरीके से जोड़ दिया, है ना। तो वो है, वही है, पढ़े लिखे लोग आकर के हर चीज को जोड़ेंगे, क्या सती प्रथा फिर से लेके आ जाओ, इसके पक्ष में भी लोग बातें करना शुरू कर देंगे, है ना, ये चीजें उसको अपनी धर्म से संस्कृति से जोड़ देंगे, है ना, पर्दा प्रथा फिर से आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोसाइटी में अभी भी आपको मिल जाएंगे जो इसका सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, और अगर आप उनके सामने मुंह खोल दिए तो लगेगा कि आपने क्या कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह, है ना, ये चीजें। तो हरियाणा में खाप पंचायतें हुआ करती थी, नाम सुने हो, खाप पंचायत, खाप KHAP, खाप पंचायत। आप बोलोगे सर पंचायत तो सुने, ये खाप पंचायत क्या होता है, खाप पंचायतें क्या होती हैं, हरियाणा में और राजस्थान में आप जाओगे तो खाप पंचायतों का ट्रेंड है। मतलब गांव में कुछ हुआ तो गांव के 4-5 जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनका एक कमिटी, जिसको क्या बोला गया, खाप पंचायत। तो ये क्या करते थे, इसको बोलते थे समाज के ठेकेदार। अब मान लीजिए किसी ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, ऑनर किलिंग वगैरह के लिए खाप पंचायत खूब क्या हुआ था, फेमस। अब इन्होंने क्या किया, बुलाया, और इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने शादियां कर ली, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं पेड़ में उसको टांगेंगे, फिर पत्थर उत्थर मार करके जिंदा जला देंगे, है कि नहीं। तो ये आप देखोगे 2011 से लेकर के 12-13 तक ये खाप पंचायत काफी फेमस हुए। फिर आप देखोगे उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका संज्ञान लिया कि ये क्या हो रहा है देश में भाई, है ना, मतलब कोर्ट तो हम हैं और ये क्या, ये कौन है, खाप पंचायत कहां से आ गया। तो बोला सदियों पुरानी परंपरा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सदियों पुरानी परंपरा इसलिए है क्योंकि पहले कोर्ट वगैरह बड़े बड़े थोड़े हुआ करते थे, तो गांव के बड़े लोग बैठ करके क्या करते थे, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा देते थे। अब इनको किसने अधिकार दे दिया कि लोग को टांग करके जिंदा जला दो, है कि नहीं, ये चीजें। तो फिर हरियाणा सरकार को डांट पड़ी, राजस्थान की सरकार को डांट पड़ा कि भैया तुम्हारे रहते
पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, खाप पंचायत वाले पीट पीट के उसको मार देंगे। तो ये सब चीजें देश में, उसमें उस साल यूपीएससी ने खाप पंचायत पर क्या पूछा क्वेश्चन, कि खाप पंचायत जैसी जो चीजें हैं क्या देश में होनी चाहिए, और अगर बढ़ रही हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यही है रीजन, रेडिकलाइजेशन, है कि नहीं। तो पढ़ा लिखा यूथ भी अगर रेडिकलाइज हो जाएगा तो वो भी खाप पंचायत में बैठेगा जाकर के, जबकि इसका विरोध होना चाहिए। तो आप अगर ओपन माइंडेड होंगे, लिबरल होंगे, तो इस चीजों का क्या करेंगे, विरोध। लेकिन अगर आप रेडिकलाइज होंगे तो क्या करेंगे, इस चीजों का समर्थन। ये अपने आप में क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट।